नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये आपके रिवीजन क्लास का अगला वीडियो है। हमने पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है, करंट अफेयर का रिवीजन करवा दिया है। ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। आज हम मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने एंशियंट कंप्लीट कर लिया है। मिडवल का भी कुछ पोर्शन हो गया है। मिडवल में अब हम सल्तनत कालीन जो स्थापत्य है, कला है, प्रशासन है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा बाकी सारी औपचारिकताओं में। सीधे चलते हैं हम अपनी क्लास पर। तो ये देखिए, ये सल्तनत कालीन स्थापत्य, कला और प्रशासन, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यूपी पीसीएस और बीपीएससी यानी कि पीसीएस जो हैं सबका एकदम फेवरेट चैप्टर है। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन माना जाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा, ये एक पेज जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 10 से 15 मिनट में, इस एक पेज से आप 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए अपने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हम। तो प्रशासन में यदि हम देखें तो कुछ जो ऑफिसेज बनाए गए थे उनके नाम क्या होते थे उस टाइम पे, और वो बनाए किसके टाइम पे गए थे, तो ये बातें यहाँ पे होंगी। तो देखिए, दीवाने मुस्त खराज जो है, खराज एक तरह का टैक्स होता था। तो आप इस वर्ड से पकड़िएगा कि ये राजस्व विभाग था, ठीक है। दीवाने मुस्त खराज बनाया किसने था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिर आप देखते हैं दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली थी और इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिर आप देखते हैं दीवाने कोही, दीवाने अमीर कोही, ठीक है, ये कृषि विभाग था। कोही से आप कृषि याद रख सकते हो। ये एमबीटी ने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये शॉर्ट नाम जो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। फिर आप देखेंगे दीवाने अर्ज, या कई जगह ये दीवान ऐसे लिखा रहता है, दीवान ए आरिज, ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। और ये सैन्य विभाग होता था और इसकी स्थापना की थी बलबन ने। फिर आप देखते हैं दीवाने रिसालत, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। विदेशी मामलों का मंत्रालय ये सबके टाइम पे था। फिर आप देखते हैं दीवाने इंसा, ये सरकारी पत्र व्यवहार का मंत्रालय था। फिर आप देखते हैं दीवाने वजारत, ये वित्तीय मामलों से संबंधित या राजस्व मामले से संबंधित था। अब हम देखते क्या हैं कि ये टैक्स, ये खुम्स क्या होता था। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई सल्तनत काल का शासक किसी विदेशी राज्य पर अटैक करता था तो वहाँ से जो लूट करता था उस लूट को खुम्स कहा जाता था। और खुम्स, जो लूट का जो माल मिलता था, जो धन मिलता था, उसका 4/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 राजकोष में जाता था, ठीक है। लेकिन ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने पलट दी। इन्होंने क्या किया कि 4/5 राजकोष में जाएगा और 1/5 सैनिकों में बांटा जाएगा। तो ये खुम्स जो है एक तरह का लूट का सामान होता था, और वो लूट का जो सामान होता था उसको किस तरह से बांटा गया था वो दिखाया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सैनिकों में 4/5 बंटता था परंपरागत रूप से, और 1/5 राजकोष में जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रथा को बदल दिया था अपने काल में। फिर आप देखेंगे टंका और जीतल, ये इस काल की मुद्राएं थी। टंका जो थी ये सिल्वर की मुद्रा थी, यानी कि चांदी की, और जीतल जो था ये कॉपर का यानी कि तांबे का सिक्का होता था। और इनका जो अनुपात होता था 1/48 का होता था, ठीक है। तो आप ये अनुपात भी याद रखेंगे। अब आप देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह जो है, इसने बाद का खलीफा अंकित सिक्के करवाए, ठीक है। इसने जो सिक्के जारी किए उसमें अंतिम खलीफा के रूप में खुद को अंकित करवाया था, ठीक है। फिर आप देखते हैं जवाबित, ये क्या है, राज्य का कानून होता था। हदीस, ये क्या होता था, ये इस्लामिक कानून होता था। और ये यहाँ पे देखिए किस तरह से जो प्रशासन होता था उसका जो स्ट्रक्चर होता था वो दिखाया गया है। तो सबसे ऊपर परगना होता था, परगना के नीचे सरकार, और सरकार के नीचे सूबा, ठीक है। तो ये हायरार्की है शासन की। फिर आप देखते हैं सर्ब जो है, हके सर्ब, हब ए सर्ब, कई जगह अलग अलग नाम लिखा रहता है। जैसे ये हब ए शर्ब, ये सिंचाई कर है और इसको पहली बार लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने। ये उपज का 1/10 भाग होता था। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक। फवाजिल क्या होता था, तो फवाजिल होता था इक्तादार द्वारा खजाने में जमा किया गया जो अतिरिक्त धन होता था राजस्व के अतिरिक्त, ठीक।
अब चलिए हम लोग अगले पोर्शन में चलते हैं। इधर हमने कला और स्थापत्य को देखना है। अब कला में आप देखिएगा कि सुल्तानगढ़ी का किला किसने बनवाया है, अतरकिन दरवाज़ा किसने बनवाया है, तो ये दोनों बनवाए हैं इल्तुतमिश ने। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुतुब मीनार नहीं लिखा है, कुतुब मीनार आपको रटी हुई है, बार बार कुतुब मीनार में लिख के यहाँ पे अपना और आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। तो ऐसी ही जो सबको याद होती है वो चीज़ें छोड़ दी हैं मैंने, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी नहीं लिखा मैंने। आप ये याद रखिएगा, सुल्तानगढ़ी का किला और अतरकिन दरवाज़ा जो कि नागौर में है, इसको बनवाया किसने, तो इल्तुतमिश ने। विशुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा किसने बनवाया, तो बलबन ने। देखेंगे आप मेहराब का वास्तविक रूप इसमें मिलता है। ऊखा मस्जिद जो है ये बयाना राजस्थान में है, ठीक है, और इसको बनवाया किसने था, तो मुबारक खिलजी ने बनवाया था, ठीक। फिर आप देखते हैं निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह किसने बनवाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। 1000 सितून का महल यानी कि 1000 खंभों वाला महल, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। मोठ मस्जिद बनवाई थी सिकंदर लोदी ने। अब आप देखते हैं कीर्ति स्तंभ, ये बनवाया था राणा कुंभा ने। ये मालवा विजय के बाद ये राणा कुंभा कहाँ के थे, तो मेवाड़ के थे। अत्रि एवं महेश जो है ये प्रशस्तिकार है, उनकी प्रशस्ति में ये चीज़ मिलती है। फिर आप देखेंगे मेहराब की निचली सतह पर कमलदार झालर की जो तकनीकी थी ये खिलजी काल में चल रही थी। अष्टभुजी मकबरे की जो तकनीकी थी ये तुगलक काल की है। स्तंभों में बोगी दोई ये विजयनगर साम्राज्य की शैली है। और आप देखेंगे झुकी हुई दीवार विशाल मुख्य द्वार पर होती थी, ये सरकी शासन में होती थी। सरकी शासन कहाँ था, तो ये जौनपुर में था। अब देखिए हम लोगों का अगला इंपॉर्टेंट पोर्शन है साहित्य, सल्तनत काल का। साहित्य से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे अमीर खुसरो, ये जो है इसका शासनकाल जो है 7 से 9 शासकों के बीच में माना जाता है। अमीर खुसरो ने अलग अलग शासकों के बीच में अपना जो सेवाएं दी थी। आप देखेंगे 1253 में इसका जन्म हुआ था एटा उत्तर प्रदेश में, पटियाली गांव जो कि वर्तमान में कासगंज जिले में पड़ता है। अब देखिए इसकी रचनाएं क्या हैं, तो किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, फिर आप देखते हैं आशिका, नूह सिपहर, तुगलकनामा। ये तुगलकनामा जो है इसकी अंतिम रचना है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो आशिका जो है मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि ये एक लव स्टोरी थी। फिर आप देखते हैं खजाइन उल फुतूह, ये जो अपना अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल की है। मिफ्ताह उल फुतूह ये जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की किताब है। फिर हम देखते हैं ये जो अमीर खुसरो था इसने पहला मुसलमान जिसने भारतीय होने का दावा किया था। तो अमीर खुसरो ने बोला था खुल के कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। उसने ये नहीं कहा था कि मैं विदेशी मुस्लिम हूँ, वो उसने स्वीकार किया है अपनी पुस्तकों में कि वो भारतीय मुसलमान है। अब अमीर खुसरो ने देखिए कव्वाली की खोज की है, तबले का आविष्कार किया है, सितार का जनक कहा जाता है इसको, खड़ी बोली का जनक है ये, हिंदुस्तानी शैली का इसको पोषक माना जाता है। अब आप देखेंगे कुछ किताबें अलग अलग राइटर्स की हैं, आप इनको रट के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आप ये किताबें भी नहीं याद रख पाए हैं तो आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। तो कम से कम आपको ये किताबें ज़रूर रटी होनी चाहिए, इनको रटिएगा। देखिएगा तबकात नाशरी किसकी है, तो मिनहाज उस सिराज की है। फिर आप देखेंगे तारीख़ फ़िरोज शाही, इस नाम की 2 किताबें मिलती हैं, एक बरनी ने लिखी है, एक शम्से सिराज ने लिखी है, इसी का नाम अफ़ीफ़ है, ठीक है। ये किताबें 2 अलग अलग किताबें हैं, उन दोनों अलग अलग किताबों का नाम सेम है, बस इतनी सी बात है। दोनों अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं, दोनों अलग अलग किताबें हैं, दोनों में अलग अलग स्टोरी है, लेकिन नाम सेम है। अब देखिए ताजुल मासिर बहुत बार पूछी जाती है, हसन निजामी ने लिखी है इसको। तारीख़ मुबारक शाही अहमद सरहिंदी। फुतुहात उस सलातीन अबू मलिक इसामी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब। फुतुहात फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक का खुद का संस्मरण है, उसने खुद लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फतवा ए जहाँदारी बरनी ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख़ दिल्ली ये खुसरो ने लिखी है, अमीर खुसरो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे इधर फिर कुछ किताबें हैं। हक़ाइक़ ए हिंदी ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की किताब है, नाम याद रखिएगा। तहज़ीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया की किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुजुल तिज़ार ये बैलक कबायाकी की किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ़वादुल फ़वाद हसन अल सिजी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये याद रखिएगा। सुख सप्तती किसकी है, तूतीनामा जिसको कहा जाता है, तो ये जियाउद्दीन नक्शबी की किताब है। संगीत मीमांसा या संगीत राग ये किताब राणा कुंभा ने लिखी है, ठीक है, ये मेवाड़ के शासक थे।
रागमाला ये पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। रस कौमुदी ये श्रीकंठ ने लिखी है। राग विबोध सोमनाथ ने लिखी है। चतुरंडी प्रकाशिका वेंकट मक्खिन ने लिखी है। रास पंचाध्यायी नंददास। चैतन्य भागवत वृंदावन दास। चैतन्य मंगल जयानंदा। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ किताबें जो हैं, ये रागमाल, रस कौमुदी, राग विबोध, रास पंचाध्याय, ये 4 किताबें रट के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछता है, मिलाने के लिए दे देता है। चारों किताबें सेम नाम सी लगती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता कि कौन किसकी थी। तो ये आपके जहन में ये किताबें आपको होनी चाहिए। तो ये था हमारा सल्तनत काल का स्थापत्य, कला और साहित्य। ये इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब अगला जो है हमारा ये है विजयनगर साम्राज्य। तो आप विजयनगर साम्राज्य में देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे शासकों का क्रम क्या था। तो इनका क्रम जो है, सबसे पहले संगम वंश के शासकों ने शासन किया है, फिर सुलुभ, फिर तुलुभ, फिर अराविडु। तो आप ये क्रम जरूर याद रखिएगा, संगम सुलुभ तुलुभ अराविडु, संगम सुलुभ तुलुभ अराविडु। इसी क्रम में रट लीजिए, रट्टा मारिए, इसके लिए कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, सीधे रट्टू बनिए, ठीक है। अब देखिए संगम काल की जो राजधानी थी ये आनेगोंडी थी। सुलुभ साम्राज्य की विजयनगर, तुलुभ साम्राज्य की पेनुकोंडा और अराविडु साम्राज्य की चंद्रगिरी। इसका टाइम पीरियड भी लिखा है 1336 से 1485, 1485 से 1505, 1505 से 1570, 1570 से तिरुमल तक। टाइम पीरियड आपको याद नहीं होगा, आप कम से कम राजधानी और वंशों का क्रम जरूर याद रखिएगा। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि 2 व्यक्ति साथ में शासन कर रहे थे, ठीक है। सह शासन का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। फिर आप देखेंगे मधुरा विजयम, ये किताब है, इसको लिखा किसने है, तो गंगा देवी ने लिखा है। गंगा देवी थी कौन, तो ये कंपन की पत्नी थी। और कंपन कौन था, ये हरिहर फर्स्ट का पुत्र था। कंपन गया था मदुरा लड़ाई करने, और जब मदुरा लड़ने के लिए वो गया, वहाँ से जीत के लौटा, तो उसकी पत्नी ने, गंगा देवी ने, मधुरा विजयम नाम से एक किताब लिख डाली अपने पति की वीरता के बखान में। फिर आप देखेंगे हरिहर सेकंड ने श्रीलंका से राजस्व वसूला था। ये भी गजब का आदमी था, श्रीलंका तक राजस्व लेने पहुंच गया। बहमनी से इसने गोवा और बेलगाम छीन लिया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग लाइन है, गौर से सुनिएगा, बहुत कन्फ्यूज करेगी आपको, लेकिन प्रश्न बनता है यहाँ से, इसलिए सुनाऊंगा मैं ये। नरसिंह सुलभ, ये सुलभ वंश का शासक है, इसने सुलभ वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ये अंतिम सुलभ शासक था, ठीक है। इसकी जो हत्या की है वो इम्मादी नरसिंह ने की है, ठीक है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासक, सॉरी देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया आपको बताते बताते, ठीक है। तो देखिएगा नरसिंह सुलभ जो है ये सुलभ वंश का संस्थापक है। फिर वीर नरसिंह जो है ये तुलुभ वंश का है, और सुलभ वंश के अंतिम शासक इम्मादी नरसिंह की हत्या करता है, उसको पदच्युत करता है और ये खुद राजा बनता है। तो वीर नरसिंह कौन है, ये तुलुभ वंश का है। और इसी तुलुभ वंश में आगे आपको कृष्णदेव राय मिलेंगे, जो वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती शासक हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कृष्णदेव राय, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये वही शासक है जिसको तुजुके बाबर ने बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज किया है कि इसके टाइम पर 2 ही राजा थे कमाल के, एक तो महाराणा सांगा और दूसरा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के टाइम पे आपको तेनालीराम जो एक कवि टाइप के थे और मंत्री थे उनकी कहानी आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। हाजिर जवाबी के लिए बहुत फेमस है तेनालीराम। तो ये वही कृष्णदेव राय हैं, ठीक है। इनका संबंध किससे है, तो ये तुलुभ वंश से संबंधित है। अब आप देखेंगे कृष्णदेव राय के समय तेलुगु साहित्य को क्लासिकी युग कहा जाता है। इनके साम्राज्य में 8 दिग्गज थे, ठीक है। ये अष्ट दिग्गज कौन होते हैं, तेलुगु विद्वान कवि होते थे। जो कृष्णदेव राय हैं इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि ली थी। अमुक्त माल्यद नाम की किताब लिखी है, नगलापुर नामक नगर बसाया है और हजारा राम मंदिर की स्थापना की थी। विजय विट्ठल मंदिर भी इन्होंने ही बनाया था। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था, ये किसके टाइम पे आया था, तो ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। अब आप देखेंगे अब्दुल रज्जाक, ये ईरानी है और ये आया है देवराय सेकंड के टाइम में। नन्नय टिक्कन और येरियन, ये 3 नाम है, इनको रटिएगा, नन्नय टिक्कन येरियन। इन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। तो किसने किया था, नन्नय टिक्कन येरियन, नन्नय टिक्कन येरियन, नन्नय टिक्कन येरियन, ऐसे नमो रट लीजिए आप, ठीक। अब देखिए तालीकोटा राक्षी तांगड़ी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट कब होता है, सन याद दिलाता हूँ मैं आपको। ये होता है 1565 में, ठीक है। सही बता रहा हूँ ना, हाँ सही बता रहा हूँ।
तो ये राक्षी तांगड़ी का युद्ध याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य एक साइड था और एक साइड कौन थे, तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इसमें है कौन नहीं, तो बरार इसमें शामिल नहीं था, केवल एक राज्य। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सदाशिव राय, जो राम राय सदाशिव राय राजा थे और राम राय जो था वो उनका सेनापति था, और दूसरे साइड बीजापुर के साइड से हुसैन निजाम शाह लड़ रहा था। अब आप देखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य था इस टाइम पे भू राजस्व जो होता था 1/3 से 1/6 तक होता था। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भी विजयनगर साम्राज्य के काल में बना है और यूनेस्को में भी ये शामिल है। यक्षगान जो कर्नाटक का लोक नृत्य है इसका विकास भी विजयनगर साम्राज्य के समय ही हुआ है। अब आप देखते हैं उत्तर दक्षिण के प्रांतीय राजवंश, छोटे छोटे जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में आप देखेंगे। तो बीजापुर साम्राज्य जो था वो 5 राज्यों में बटा था, जिसमें बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ये हैं। ठीक है, तो अब इनको आप देखेंगे तो कौन सा बरार का संस्थापक कौन है, तो फ़तेहुल्लाह इमाद शाह, यहाँ पे इमाद शाही वंश था। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह, यहाँ पे आदिल शाही वंश था। फिर उसके बाद मलिक अहमद, यहाँ पे निज़ाम शाही वंश था, ये अहमदनगर का है। कुली कुतुब शाह, यहाँ कुतुब शाही वंश था। अमीर अली बरीद, ये बरीद शाही वंश था। अब आपको मैं बता दूं, ये जैसे ये 5 इधर स्टेट और ये यहाँ पे कौन सा वंश शासन कर रहा था, ये मिलान पे क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार। मतलब अगर आप पीसीएस आयोग किसी भी आयोग के पीसीएस का आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये कम से कम नहीं मिला होगा तो आपको 4-5 बार तो मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, अब हम देखते हैं इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है ये बीजापुर का शासक था। ठीक है, इसको अबला बाबा के नाम से जाना जाता है, निर्धनों का मित्र कहा जाता था इसको। इसने किताबें नौरस लिखी है, नौरसपुर नगर भी बसाया था इसी ने। अब आप देखेंगे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है, तो गोल गुंबद बीजापुर में। ठीक, गुजरी महल बनवाया किसने है, तो मान सिंह तोमर ने बनवाया था। अब हम लोग इधर देखते हैं तो 1394 में जौनपुर स्वतंत्र राज्य बन गया, सरकी राज्य, सरकी शासक यहाँ पे था। स्थापना किसने की थी, तो मलिक सरवर ने। ख्वाजा ए जहाँ इसको इसकी उपाधि थी। इब्राहिम शाह सरकी जो था ये महानतम शासक था। विद्यापति ने इसका कीर्तिलता में वर्णन किया है। हुसैन शाह यहाँ पे अंतिम शासक था। अब आप देखेंगे 1420 में शाही खां जो है इसी ने जैनुल आबदीन की उपाधि ली, कश्मीर का शासक है ये। और फिर आप देखते हैं जजिया इसने हटाया है, गो हत्या पर निषेध किया है। आप देखेंगे महाभारत और राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद कराया है। वुलर झील को जैना लंका द्वीप की स्थापना की थी, वुलर झील पे इसने। फिर हम देखते हैं 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह ने जफ़र खां की उपाधि, जफ़र खां इसका उपनाम था, और यही है इसी का जो उत्तराधिकारी है उसी को अब्दुल फतह मसूद या महमूद बेगड़ा कहा जाता है। ये गुजरात का शासक है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, महमूद बेगड़ा के बारे में कहा गया है कि इसको बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया था, जिसके कारण अगर इसके शरीर पर कोई छोटा जीव जंतु बैठता था तो वो मर जाता था फूल के, मतलब जैसे मक्खी है या कुछ भी है ऐसा। फिर आप देखिए बहमनी साम्राज्य जो है ये 1347 से 1358 बहमनी, हसन गंगू, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह। गुलबर्गा जो है ये बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। कश्मीरी जामा मस्जिद जो है ये बुर्ज, बौद्ध पैगोडा और पारसी शैली तीनों से सम्मिलित है। ठीक है, इस मस्जिद में आपको तीनों शैली मिल जाएंगी। अब आप पोलीगार क्या होते थे, तो ये क्षेत्रीय प्रशासनिक सैन्य नियंत्रक होते थे पोलीगार। अब आप देखिए छोटे छोटे राज्य हैं, इनका भी राजधानी आपको याद होना चाहिए। तो पल्लव राज की कांची थी, पांड्य की मदुरा थी, यादव की देवगिरी थी, काकतीय की वारंगल थी और होयसल की द्वार समुंदर थी। अब देखिए यहाँ पे आगे आपका भक्ति आंदोलन चालू होता है। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। तो ये भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों एक साथ है। आप देखेंगे भक्ति आंदोलन में यहाँ पे फिर से मैंने वो जो दर्शन थे वो सारे दर्शन लिखे हुए हैं। मैं ये बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे ना 10 से 12 बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है अलग अलग वेरियस एग्जाम्स में, 10 से 12 बार। इसके इतने चांसेज हैं, कुछ मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कितना इसके चांसेज हैं। बस आप लोग रट लो मेरे कहने पे, अगर आ गया ना तो आप वहीं पे मेरे को थैंक यू बोल रहे होगे कि हाँ सुबह हमने बोला था कि याद कर लो इसको। ठीक, तो याद कर लो यार, 5 ही तो है। अगर आपको 5 में से 3-4 भी याद रह गए ना तो उसके बेस पे आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है,
और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग। मैंने आपको बताया था कि इसको कई जगह पुष्टि मार्ग भी लिखा रहता, तो आप ये याद रखिएगा। अब आप देखिए जो सूफी हैं, सूफी फिलॉसफी में होता क्या है, तो सूफी फिलॉसफी में अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत दोनों का मिक्सचर होता है। नव अफलातूनी भी इसमें शामिल रहता है, विचार स्वातंत्र भी होता है और इस्लाम की गुरु विद्या भी होती है इसमें। तो एक बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सूफी में क्या क्या शामिल है, और ये चारों ऑप्शन में थे, तो ये चारों चीज़ें शामिल होती हैं। अब आप देखते हैं भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से होता है, तो शंकराचार्य के उदय से इनका भक्ति आंदोलन का उदय माना जाता है। कामरूप असम में किसने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया, तो शंकर देव ने भक्ति को लोकप्रिय बनाया असम में। अब आप देखते हो उत्तर भारत में रामानंद भक्ति को लेकर आए थे, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। मलूक दास जो है ये कौशाम्बी के थे, और गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ के थे। अगर आपको याद हो तो गुरु घासीदास क्या लिख दिया मैं यहाँ पे, दास टाइगर रिजर्व भी है कहाँ, छत्तीसगढ़ में ही, तो आप ये याद रखिएगा। अब देखिए नानक जो है ये सिख धर्म से संबंधित है, और ये समकालीन किसके थे, तो सिकंदर के समकालीन थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कौन किसके समकालीन था, तो ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पे होना चाहिए कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, नानक, गुरु नानक देव। अब आप देखेंगे स्टेट के साथ वहाँ के जो संत हैं उनका नाम है, तो महाराष्ट्र के हैं नामदेव, तुकाराम ये वरकरी संप्रदाय से हैं, ये गुजरात से थे, ठीक है। जहांगीर के समकालीन है ये। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे। त्यागराज ये कर्नाटक में थे, कर्नाटक साहित्य में कर्नाटक संगीत में इनका बहुत बड़ा नाम है। फिर आप देखेंगे तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कबीर व धर्मदास के संवाद को अमर मूल में लिखा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये यहाँ पे ये जो सूफी संत हैं उनका सिलसिला चलता है, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं अबू इसहाक समी चिश्ती, ठीक है। भारत में कौन लेके आया, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके प्रवर्तक थे। गोरी के साथ ये भारत आए थे। इनका जो शिष्य है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का ये शिष्य है। शेख फरीदुद्दीन जो है इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे निज़ामुद्दीन औलिया शेख फरीदुद्दीन बाबा फरीद का शिष्य है, और निजामुद्दीन जो औलिया जो है इनको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन से मिलने से इन्होंने मना कर दिया था। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का आपको मकबरा मिल जाएगा। आप देखेंगे तो दिल्ली में एक हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन भी है, ठीक है, रेलवे स्टेशन भी इनके नाम पे है। और शेख सलीम चिश्ती जो है इनको शेखुल हिंद कहा जाता है, ठीक है। इनकी आप देखेंगे तो इनका मकबरा बना है फतेहपुर सीकरी में, तो आप ये याद रखिएगा। अब देखिए सूफ़ी में ये चार धाराएँ हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भारत में इसके प्रवर्तक थे। फिर आप देखेंगे सुरहावर्दी के तो शेख बहाउद्दीन, कादरिया के तो ये दारा सिकोह जो था ये कादरिया संप्रदाय से संबंधित था, और मखदूम जिलानी इसके प्रवर्तक थे। और नक्शबंदी के आप देखेंगे तो शेख अहमद सरहिंदी हैं, और औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, ठीक है। तो क्योंकि आप देखेंगे नक्शबंदी जो है ये संगीत को बैन करता है, और जो औरंगजेब है इसने भी संगीत को बैन किया हुआ था, ठीक है। ये संगीत बाकी सारी जो विधाएं हैं इन सारी चीज़ों को बना करता है, जबकि सूफ़ी इन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता देते हैं। तो आप ये सूफ़ी संतों में ये जो इनकी अलग अलग इनके पार्ट हुए हैं, आप इनके नाम याद रखिएगा, और उनके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम याद रखिएगा। एक बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए इस काल में भी सूफ़ी संत और जो भक्ति काल के संत हैं उनमें कुछ रचनाएँ हैं, आप इन रचनाओं को भी याद रखिएगा। राग गोविंद जो है ये मीराबाई, इन्होंने राग गोविंद की रचना मीराबाई ने की है। भक्त नामावली की धुरुदास ने की है। भक्तमाल की नाभा दास ने की है। चित्रावली की उस्मान ने की है। रसिक प्रिया की केशव दास ने की है। 12 मासा की जायसी ने की है। प्रेम वाटिका की रसखान ने की है। चंदायन की मुल्ला दाऊद ने की है। पद्मावती कथा की दामोदर कवि ने की है। राग विबोध की सोमनाथ, देखिए ये राग विबोध अभी पीछे भी मिला था। आशिका अमीर खुसरो। चिरागे दिल्ली नशीरुद्दीन को कहा जाता है। और शाह मोहम्मद गौस ये किसको, तो ये कृष्ण को औलिया मानते हैं। ये अब की बार के आरओ में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, आरओ 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो रचनाएं हैं आप इनको अच्छे से कंठस्थ करिएगा, याद करने का कोशिश करिएगा, बहुत मुश्किल से याद होती हैं। मैं आपको बता दूं ये पद्मावती कथा ये किताब का नाम याद करने में मुझे बहुत टाइम लगा है,
मतलब मैं कॉपी खोल के बैठा रहता था, याद करने की कोशिश कर रहा होता था, याद कर रहा होता था, पढ़ रहा होता था, और जैसे ही बंद करके मुझसे कोई पूछता था कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है, तो दामोदर कवि मेरे मुंह से नहीं निकलता था। 4-5 बार मैं इस पे अटक चुका हूँ, 4-5 बार अपनी बेइज्जती करवा चुका हूँ कि वही पेज पढ़ रहा हूँ और मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से याद करिएगा, पेपर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनता है। अब देखिए अगला है हमारा मुगल काल। तो मुगल थे कौन? तो ये चागताई तुर्क थे। मतलब अगर इनकी बात करूं तो इनमें चंगेज खान प्लस तुर्क, यानी कि मंगोल प्लस तुर्क ब्लड जो है वो बन के मिल के बना है मुगल। ठीक है, चंगेज मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मंगोल प्लस तुर्क इज इक्वस टू मुगल। ठीक है, ये यानी ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बाबर था, बाबर के जो अगर आप देखेंगे इसके आप अगर एंसीस्टर्स को देखेंगे तो मंगोल और तुर्क दोनों साइड से मिलते हैं। अब देखिए बाबर सबसे पहला मुगल काल में भारत में बाबर ने चालू किया था कब? 1526 में। 1526 में पानीपत का पहली लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, हराया किसको? तो हराया इब्राहिम को। इब्राहिम कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी को हराया बाबर ने, और 1526 में जब हरा दिया तब बाबर ने मुगल शासन की स्थापना की भारत में। बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। कलंदर का अर्थ होता है उदारता के कारण। ठीक है, कलंदर की उपाधि ली थी। अब आप देखेंगे बाबर यहाँ से पहले जो उज्बेकिस्तान से आया था और वहाँ पे ये इसका शासन था, लेकिन ये हारा किससे? सरे पुल की लड़ाई हुई और सैबानी खां से ये हारा। सैबानी खां, ठीक है, और सैबानी खां ने सबसे पहले बाबर के खिलाफ तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। और जब आयरनी देखिए, जब बाबर यहाँ जीतता है पानीपत के युद्ध में तो यहाँ पे वो तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है और बाबर जीत जाता है, क्योंकि इस युद्ध पद्धति से इंडियन वाकिफ थे ही नहीं। बाबर इसी युद्ध पद्धति का प्रयोग करके खानवा में राणा सांगा से जीतता है। ठीक है, लेकिन जब बाबर के खिलाफ ये युद्ध पद्धति यूज की गई थी तो बाबर खुद भी हारा था, तो इसलिए इस युद्ध पद्धति का इंपॉर्टेंस बाबर बहुत अच्छे से जानता था। फिर आप देखेंगे 1504 में बाबर ने काबुल को जीता। ठीक है, क्योंकि उसको उज्बेकिस्तान से तो निकाल ही दिया गया था। उज्बेकिस्तान में फरगना एक रियासत थी, वहाँ का शासक था ये। ठीक है, तो वहाँ से जब ये फरगना हार गया तो उसके बाद ये काबुल पर इसने कब्जा किया और 1507 और 8 में इसने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दी और पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह, बादशाह नहीं है, ये पादशाह है। ठीक है, आप लोगों को मैं क्लियर लिख देता हूँ, पादशाह। ठीक है, अब देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई जीतता है ये। अब आप देखेंगे तोप का प्रयोग जो करता है, तो इसका जो मुख्य तोपची था वो था उस्ताद अली कुली। ठीक है, अब ये भी बात है कि बाबर जब भारत में आया तो इससे पहले, पानीपत की लड़ाई से पहले भारत में जो युद्ध होते थे वो परंपरागत तरीके से तलवारों तीर कमान से लड़े जाते थे, लेकिन बाबर आया तोपे लेके, बाबर आया बंदूकची लेके, और फिर बाबर जीता भी। जो बाबर का मुख्य बंदूकची था वो था मुस्तफ़ा। फिर आप खानवा की लड़ाई देखेंगे, ये 1527 में लड़ता है और इस लड़ाई को जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि लेता है। मीर बाकी इसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, ये जो अपने अयोध्या में है, और जिसको आप देखेंगे कि 1992 में तोड़ दिया गया और फिर अभी जाके इसका वर्डिक्ट आया है और वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। ये वही वाली मंदिर है। ठीक है, ये वही वाली मस्जिद है। तुजुक ए बाबरी, बाबर ने खुद की आत्मकथा लिखी थी। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था फारसी में। अब आप देखेंगे दीवान नाम से पद्य संकलन भी किया था बाबर ने तुर्की भाषा में। मुबैयान नाम से मुस्लिम कानून की पुस्तक भी लिखी थी। किसने? बाबर ने। रिसाल ए उसज खाते बाबरी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बाबर। अब देखिए हम लोग चलते हैं दूसरे साइड, हुमायूं और शेरशाह पे। अब मैं अगर बाबर की आपको लड़ाइयाँ याद दिलाऊं तो पानीपत, पा ख चा घ। ठीक है, इस तरह से याद किया। पानी पिया, खाना खाया,
चा से चढ़ा घा से घर गया, ऐसा कुछ तो है, मेरे को पता नहीं। आप पक्षक याद रखिएगा, नहीं तो सीधे आप याद रखो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा दोस्त ट्रिक बता रहा था और उसने ये ट्रिक बताई है कि पानी पिया, खाना खाया, फिर चल दिया घर को। उसने ये ट्रिक बताई है, ठीक है, मुझे याद नहीं थी ये ट्रिक। आप लोग ये क्रम जरूर याद रखिएगा। पा से आता है पानीपत, ठीक है, 1526। फिर आता है खानवा 1527। फिर आता है चंदेरी 1528। फिर आता है घाघरा, घाघरा नदी का युद्ध हुआ था, ये पहला ऐसा युद्ध था जो पानी में और ज़मीन में दोनों में लड़ा गया था, ये 1529। आप देखिए बाबर लगातार 4 साल 4 युद्ध लड़ता है और चारों जीतता है, बाबर एक भी युद्ध में नहीं हारता। और 1503 में बाबर बोल जाता है टैं। 1503 में बाबर का निधन। बाबर के बाद अब शासक कौन बनता है, तो हुमायूं बनता है, ठीक है। अब हुमायूं और शेरशाह इसकी बहुत राइवलरी चलती है। आप देखेंगे हुमायूं 1531 में जाता है कालिंजर जीतने, 1532 में चुनार लड़ने जाता है और रायसीन विजय करता है। चुनार का शासक आपको बता दूं कौन था, तो ये था इस टाइम पे शेरशाह सूरी। अब चुनार की हार का दंश शेरशाह की छाती में लगातार दबा रहा है। फिर आप देखेंगे 1532 में दौराह या देवरा का युद्ध कहा जाता है गोमती नदी के तट पर, और यहाँ पे भी शेरशाह की सेना थी और शेरशाह यहाँ भी हारता है। ये 2 लड़ाइयों का दंश जो शेरशाह की छाती में दबा हुआ था उसका बदला लेता है शेरशाह चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में 1539 में। अब मैं इसकी कहानी अगर आपको बताने जाऊँ तो हुमायूं इससे पहले बंगाल लड़ने गया था और बंगाल जब जीतने जा रहा था तो शेरशाह ने चुपचाप जाने दिया था, बिल्कुल आवाज़ नहीं की थी। और जब बंगाल से शेरशाह हुमायूं की सेना थाकी हारी लौट रही थी तब शेरशाह ने बक्सर के पास चौसा में घेरा और उसके बाद आक्रमण कर दिया और हुमायूं यहाँ पे हार जाते हैं, मरते मरते बचता है। हुमायूं को बचाने वाला जो था वो निज़ाम नाम का एक भीस्ती था, नदी से इसको किसी तरह से बचा के ले गया था। तो हुमायूं ने इस भीस्ती को वादा किया था कि मैं तुमको एक दिन का राजा बनाऊंगा, और इस निज़ाम ने उस दिन जब उसको राजा बनाया, जब हुमायूं वापस लौटा 1555 में, शासन जब हुमायूं के कंट्रोल में आया, तो फिर भीस्ती को बुला के निज़ाम को एक दिन का शासक बनाया और इसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। गजब ही आदमी है, चमड़े के सिक्के जारी कर दिए इसने, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि चमड़े के सिक्के किसने जारी किए, तो निज़ाम नाम के भीस्ती ने। अब देखिए 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई में हुमायूं हारता है, लेकिन भीस्ती जो था इसने बचा दिया इसकी जान। उसके बाद क्या है, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध 1 साल बाद दोबारा होता है 17 मई 1540 को, और हुमायूं यहाँ दोबारा हार जाता है। ये हुमायूं की निर्णायक हार थी। इसके बाद जो अपना शेरशाह सूरी है ये जाता है दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और हुमायूं चुपके से निकल जाता है ईरान। अब वहीं ईरान चला जाता है, फिर वहीं उसकी शादी होती है, अकबर पैदा होता है, ठीक है, वो बाकी सारी कहानी अलग है। फिर आप देखेंगे 1555 में 22 जून को 1555 में सरहिंद की लड़ाई होती है। इस सरहिंद से पहले एक मच्छीवाड़ा की भी लड़ाई है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये सरहिंद की लड़ाई शेरशाह सूरी का वंशज था सिकंदर सूर इस सिकंदर सूर से जीतता है, ठीक है। सिकंदर सूर से पहले मच्छीवाड़ा की लड़ाई जीतता है, फिर उसके बाद ये सरहिंद की लड़ाई जीतता है और हुमायूं वापस से राजा बन जाता है। आप देखेंगे सिकंदर सूर के टाइम में एक आदमी था, उसका नाम था हेमू। ये हरियाणा का एक तरह का वैश्य था और ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था सिकंदर के सूर के टाइम पे कि ये मंत्री बन गया था। और होता क्या है कि जब सिकंदर सूर हार जाता है सरहिंद की लड़ाई, हुमायूं वापस से दिल्ली कब्जा कर लेता है, तो ये हेमू जो है ये चुपके से निकल जाता है कहाँ, ये चलाता है चुनार। ये शेरशाह सूरी का पुराना किला था, यहाँ पे अभी भी सूर जो थे मतलब अफगान थे उनका कंट्रोल था। हेमू आके यहाँ पे अपना कंट्रोल ले लेता है और उसके बाद हुमायूं दिल्ली पे कंट्रोल लिया हुआ है। अब होता क्या, 1556 में हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और गिर गया, मर गया। प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही हुमायूं मरा उस टाइम पे अकबर था कालानौर पंजाब में, हेमू गया वापस इसने दिल्ली कंट्रोल में अपने ले लिया। तब जाके 1556 में आप देखते हैं 1556 में पानीपत की सेकंड लड़ाई होती है, ठीक है।
और इस लड़ाई में फिर हेमू और अकबर के बीच लड़ाई होती है, ठीक है। और इस लड़ाई को फिर बाद में अकबर जीतता है, ठीक है। अकबर का सेना नायक, हालांकि उसमें बैरम खां था, अकबर लड़ने लायक नहीं हुआ था उस टाइम तक, 15 16 13 14 साल का बच्चा था, लेकिन नाम अकबर का ही था उसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे हेमू, मैं आपको बता दूं, ये अंतिम हिंदू व्यक्ति था जो दिल्ली के तख्त पर बैठा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। हेमू ने अपने जीवन काल में 17-18 लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो एक भी लड़ाई नहीं हारा था। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग सी हैं, आप याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं आगे। अब आप देखिए, शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए थे और चांदी के सिक्कों को शेर शाह सूरी रुपया कहता था। तो यहीं से आज जो हमारी करेंसी है रुपया, वो आई हुई है। अब आप देखेंगे सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए थे शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के तांबे का जो सिक्का था उसका नाम होता था दाम, और जो वैल्यूएशन होती थी चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के की, वो 1:64 होती थी। मतलब एक चांदी का सिक्का 64 तांबे के सिक्कों के बराबर होता था। चांदी के सिक्के का वजन होता था 178 ग्रेन और वहीं पे तांबे के सिक्के का वजन होता था 380 ग्रेन। अब हम देखते हैं, सल्तनत काल के बाद हुमायूं सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। उसके बाद हाजी बेगम जो है, इसने हुमायूं का मकबरा बनवाया। हाजी बेगम है कौन? तो ये वाइफ है हुमायूं की। अब आप देखेंगे मिर्ज़ा ग्यास बेग, जो ग्यास जो है ये इसका वास्तुकार था हुमायूं के मकबरे का। और हुमायूं के मकबरे में आपको पहली बार दोहरे गुंबद की कला देखने को मिलती है, मतलब इस मकबरे में आपको 2 गुंबद देखने को मिलेंगे। शेर शाह जो है इसने हज़रत आला की उपाधि ली है। सासाराम में इसका मकबरा बनवाया इसने खुद, और किला ए कोहना इसने दिल्ली में बनवाया था, ये एक तरह की मस्जिद है। पट्टा और कबूलियत को शेर शाह सूरी ने चालू किया था। शेर शाह सूरी को अगर हम बताएं तो इसका नाम फरीद था मूल रूप से, ठीक है। और ये उसके बाद बिहार का एक शासक था बहाउद्दीन खान, उसने इसको शेर खां की उपाधि दी थी, और बाद में इसने शेर शाह की उपाधि ली थी जब ये कन्नौज और बिलीग्राम जीता था। हम लोग देखते हैं अब अकबर को। अकबर, ठीक है, हुमायूं अकबर को क्या कहता था? तो फरजंद नाम से पुकारता था हुमायूं अकबर को, ठीक है। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। हरखाबाई जो थी, इसी को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, इससे इसका विवाह हुआ था। भारमल की पुत्री थी ये, ठीक है। भारमल कौन था? तो ये मारवाड़ का शासक था। तानसेन जो है ये रामतनु पांडे इसका मूल नाम है। तानसेन एक सिंगर था जो अकबर के दरबार में था। हरखाबाई और अकबर का ही पुत्र था जहांगीर। तो आप लोग ये याद रखिए कि जहांगीर पुत्र किसका है। फिर हम देखते हैं गुंबद विहीन 5 मंजिला मकबरा जो है ये अकबर का मकबरा है। कहाँ बना है? तो सिकंदरा बाहिस्ताबाद में। अब आप देखिए अनुवाद विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो फैजी था। अकबर के टाइम पे हरिविजय सूरी जो है इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की। ये दोनों जैन संत थे, और इनकी उपाधि ऐसे ही रट लीजिएगा कि किसको कौन सी मिली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना देगा और आप ताकते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि अरे ये जगत गुरु जिन चंद्र सूरी है कि युग प्रधान है, यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से बन चुका है और बनाएगा भी, बार बार बनाएगा, और आप कंफ्यूज होंगे तो होइएगा नहीं, रटिएगा इसको। इतिहास ऐसी चीज़ है, इसको कहानी के माध्यम से आप पढ़ लीजिए, आप स्टोरी बिल्ड कर लीजिए, और उसके बाद जो फैक्ट है उनको रट लीजिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब आप देखेंगे मोहम्मद हुसैन जो है इसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी, और अकबर के टाइम में ही जब्ती प्रणाली चालू की गई थी, ठीक है। अब राल्फ फिच जो है ये अकबर के टाइम में आया था, 1583 से 1586 इसका शासनकाल है, ये ब्रिटिश है, और ये स्थल मार्ग से आया था, समंदर से नहीं आया था, ठीक है। तो राल्फ फिच का नाम आप याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी आगरा में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज था ये। अब आप देखिए रामायण का जो अनुवाद किया वो बदायूनी ने किया है। रज़्मनामा ये महाभारत का नाम है। बदायूनी, फैज़ी और नकीब खान ने इसका वो किया है, अनुवाद किया है। लीलावती का अनुवाद फैज़ी ने किया है। अब अकबर के कुछ विजय अभियान है, जैसे कि मालवा विजय इसने 1561 में, उड़ीसा विजय 1568 में, गुजरात विजय 1572 में, दक्षिण 1601 में, बंगाल बिहार 1576 में। आखिरी लड़ाई जो थी अकबर की वो थी असीरगढ़।
असीरगढ़ का किला अकबर ने सोने की चाबियों से खुलवाया था, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। आखिरी अभियान अकबर का क्या था, तो असीरगढ़। अब देखिए अकबर के शासनकाल में जो काम हुए हैं इनका क्रम सन के साथ बार बार मिलान में पूछता है। अकबर के शासनकाल से आपको अगर कुछ ना याद हो तो ये चीज़ तो याद होनी इम्पॉर्टेंट ही है। नहीं याद है तो आप अपराध कर रहे हैं, पापी हैं, आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी धारा 302 के तहत। अब देखिए 1562 में अकबर ने दास प्रथा खत्म की। इसी साल अकबर ने, जो अकबर के टाइम पे पर्दा शासन चल रहा था, हरम दल का शासन, अकबर ने उसका भी अंत कर दिया था। अब आप देखेंगे 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर खत्म किया है, 1564 में जजिया कर खत्म किया है, 1575 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू कर दी है, 1575 में ही अकबर ने इबादत खाना बनवाया है, 1579 में मजहरनामा की घोषणा की है अकबर ने, 1580 में अकबर ने आईने दहसाला जो प्रथा थी वो चालू करवाई है, और 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म चालू किया। आप इनको क्रम से लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो 62, 63, 64, उसके बाद फिर जो आ रहा है 75, 75, 79, 80, 82, इस क्रम में लिख के आप इस क्रम को ज़रूर याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। मैं ऐसे गोल गोल घुमा के जा रहा हूँ। अगर मुगल काल से क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, या तो फिर बुक से बनाता है वो। अब इसके बाद देखिए अकबर का जो बेटा है जहांगीर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जहांगीर ने दो अस्पा पद्धति और सिंहस्पा पद्धति चालू की थी। ये क्या थी, तो दो अस्पा सवार पद के 2 गुने घोड़े होते थे, मतलब अगर एक सवार है तो उसके पास 2 गुने घोड़े होंगे, 2 घोड़े होंगे। और सिंहस्पा जो होते थे उसके पास 3 घोड़े होते थे। इसके टाइम पे जुनता दल का शासन था। जुनता दल में का जो प्रमुख था वो कौन था, तो मिर्ज़ा ग्यास बेग, एतमाउद्दौला। और ये एतमाउद्दौला है कौन, तो मैं बता दूं आपको, ये नूर जहां का पापा है। अब आपको बताऊं नूर जहां का, ये कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं ज़्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ। नूर जहां एक विवाहित स्त्री थी जिसको जहांगीर से प्यार हो गया, जिससे जहांगीर को प्यार हो गया था, सॉरी नूर जहां को नहीं हुआ था। और जहांगीर ने क्या किया, नूर जहां के हस्बैंड को मरवा दिया, और फिर जहांगीर ने उससे निकाह किया। जब जहांगीर ने उससे निकाह किया तो नूर जहां की एक बेटी भी थी उस टाइम पे। तो नूर जहां ने जहांगीर से निकाह किया और अपनी बेटी का निकाह करवाया उसने शहरयार से। शहरयार कौन है, तो ये जहांगीर का बड़ा बेटा था उस टाइम पे, ठीक है। जहांगीर की पहले से भी शादी हो रखी थी। और ये जब हो गया उसके बाद आप देखेंगे ये एतमाउद्दौला जो है ये नूर जहां का फादर है। असमत बेगम कौन है, तो ये नूर जहां की मदर है। आसफ खां कौन है, तो ये नूर जहां का ब्रदर है। और इसी आसफ खां की बेटी थी मुमताज़ महल, जिससे शाहजहां की शादी हुई थी। तो बहुत फैमिली, इन लोगों का ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप उस पर मत घुसिए। आप ये याद रखिए असमत बेगम, इसने गुलाब से इत्र बनाने की टेक्निक खोजी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं विलियम हॉकिंस के बारे में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत बनकर आया था। इसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ये 1608 से 1611 तक भारत में रहा। फिर आप देखेंगे सर टॉमस रो को, ये 1615 से 1619 तक रहे। जेम्स फर्स्ट का दूत था ये। जेम्स फर्स्ट कौन है, तो ये उस टाइम पे ब्रिटिश राजा होता था। पीटर मुंडी ये ब्रिटिश यात्री है। फ्रांसिस्को पेलसर्ट ये डच पर्यटक है, ये भी जहांगीर के टाइम भारत आया है। अब आप देखेंगे जहांगीर को चित्र कला में बहुत रुचि थी, तो इसके 2 चित्रकार फेमस हैं, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अब देखिए उस्ताद मंसूर जो है ये पक्षी विशेषज्ञ है, मतलब ये पक्षियों के चित्र बहुत अच्छे बनाते थे। तो इनको उपाधि दी गई थी नासिर उल अस्र की। और जो अबुल हसन है ये व्यक्ति विशेषज्ञ, मतलब व्यक्ति का चित्र बनाना, तो ये बहुत अच्छा चित्र बनाते थे, और इनको उपाधि दी गई थी नासिर उल जमा की। अब आप इन दोनों चित्रकारों की उपाधियां याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। इस नोट्स में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एक सिंगल इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिससे ना तो क्वेश्चन बना हो या फिर बनने की संभावना ना हो। हर एक लाइन से कभी ना कभी क्वेश्चन बन चुका है। तो आप किसी भी चीज़ को इस तरह से मत लीजिएगा कि ये तो फालतू है। यहाँ हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की पूरी क्षमता है, पूरा पोटेंशियल है, एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में। अब आप देखेंगे तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है और जहांगीर ने फारसी में लिखी। अब ऐसी ही एक थी तुजुक ए बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा थी, लेकिन ये तुर्की भाषा में थी।
दोनों की भाषा का अंतर है, आप ये जरूर याद रखिएगा, कई बार भाषा से क्वेश्चन पूछता है और आप अगर नहीं याद रखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब आप देखते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा है काबुल में, शहादरा में, लाहौर में। शहादरा लाहौर में ही एक जगह। अब आप कहेंगे दो जगह कैसे मकबरा हो गया यार, फालतू कुछ भी बताते हो क्या। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, ये लोग दो जगह मकबरा बनवा लेते थे। अब आप देखेंगे इत्माउद्दौला का मकबरा बनवाया किसने, तो नूरजहां ने। ये मकबरा है कहाँ, तो आगरा में। इत्माउद्दौला था कौन, तो नूरजहां का पापा। आप देखेंगे गोविंद महल कहाँ है, तो ये दतिया में है, 7 मंजिला महल है ये, और इसको बनवाया था राजा बीर सिंह ने। अब आप देखेंगे निकोलस डाउंटन कब आया था भारत, तो ये 1614 में आया था। अब कई बार भारत में ब्रिटिशर्स के आने का क्रम पूछता है, तो इस क्रम को अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे रॉल्फ फिच को। ये कब आया है, तो 1586 में। इसका आखिरी साल लिख रहा हूँ, ठीक है, आखिरी साल है मतलब ये आया कब है, ठीक है। फिर उसके बाद कैप्टन हॉकिंस, तो हॉकिंस लिख देता हूँ सीधे से। ये कब आया है, तो 1608 से 11 तक। फिर आप देखेंगे ये निकोलस डाउंटन, तो ये 1614 में। फिर आप देखेंगे टॉमस रो, तो ये कब आया है, तो 1615-16 में। ये क्रम एक बार ऐसे पेपर में, एक बार क्या कई बार पूछा, तो याद रखिएगा, नहीं याद रखेंगे तो मेरा क्या है, आप फेल होंगे। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ आपको बताने का, दिखाने का कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। मेरा यही प्रयास है कि आप सभी सफल हों, लेकिन यदि आप मक्कारी करेंगे तो आप ज़रूर विफल होंगे। रटने की कोशिश करिए, नहीं तो मेरा फेवरेट वर्ड, आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये देखिए शाहजहाँ यहाँ से चालू हो जाता है। शाहजहाँ कौन था, तो ये जहांगीर का पुत्र था। 1649 में कंधार पर ईरानी नियंत्रण हुआ शाहजहाँ के काल में। बल्ख अभियान जो हुआ ये शाहजहाँ के टाइम में हुआ। कई बार स्टेटमेंट दिया है तो कि जो बल्ख अभियान है ये जहांगीर के टाइम हुआ था, नहीं, ये शाहजहाँ के टाइम हुआ था। मुगल व ईरान के मध्य बफर जोन था ये बल्ख, लेकिन ख़त्म हो गया क्योंकि ईरानियों ने इस पर कब्जा कर लिया। कलीम जो है ये राज कवि था शाहजहाँ का। कविंद्राचार्य जी की सलाह पर क्या किया, शाहजहाँ ने बनारस और इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कविंद्राचार्य जी को सरस्वती की उपाधि दी थी। कविंद्र कल्पलता इन्होंने लिखी थी, ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है। अब देखिए जो ये है अपना शाहजहाँ, ये बहुत अच्छा स्थापत्य कला में इसकी रुचि अच्छी थी। जैसे कि जहांगीर की चित्रकला में, वैसे ही इसकी स्थापत्य कला में। तो इसने दीवाने आम बनवाया है, दीवाने खास बनवाया है, शीश महल बनवाया है, मोती मस्जिद आगरा वाली बनवाई है, जामा मस्जिद दिल्ली वाली बनवाई है, जामा मस्जिद आगरा वाली भी इसी ने बनवाई है, खास महल बनवाया है, मुसम्मन बुर्ज बनवाया है, नगीना मस्जिद बनवाई है। अब देखिए मैंने ये आगरा वाली आपके लिए क्यों बोला था, क्योंकि आप देखेंगे मोती मस्जिद आगरा वाली जो है ये तो बनवाई है शाहजहाँ ने, लेकिन मोती मस्जिद दिल्ली वाली जो है ये किसने बनवाई है, तो ये औरंगजेब ने बनवाई है। आगे मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं है तो, लेकिन ये बनवाई उसने है, मेरे को याद है। फिर आप देखते हैं लाल किला, तो इसका जो देखेंगे लाहौरी दरवाज़ा ये पश्चिम साइड पे है और दिल्ली दरवाज़ा ये दक्षिण साइड पे है। ये कई बार दरवाज़ों के बारे में भी ऐसे पूछ देता है, तो आप ये याद रखिएगा। उपनिषदों की रचना सिरे अकबर नाम से किसने की है, तो दारा सिकोह ने की है। दारा सिकोह को लेनपुल ने लघु अकबर कहा है। मूल रचना जो है दारा सिकोह की उसको मज़्म उल बहरीन कहा जाता है। शाहजहाँ ने सिजदा प्रथा को ख़त्म कर दिया था। ज़मीन बोस वाली जो प्रथा है उसको भी ख़त्म कर दिया था। शाह बुलंद इकबाल जो है ये दारा सिकोह को शाहजहाँ बुलाता था, इसने उपाधि दी थी। मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर दिया था। कोहिनूर क्या है आप जानते हैं, कोहिनूर एक हीरा है, ठीक है। और अभी ये कहाँ है, तो ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की रानी का जो मुकुट है उसमें नीला नीला जो चमकता रहता है वो कोहिनूर का ही एक पार्ट है। कोहिनूर एक म्यूजियम में भी रखा हुआ है, उसके कई टुकड़े कर दिए इन दुष्ट लोगों ने। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको औरंगजेब की जो ये हुई है उत्तराधिकार की लड़ाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, औरंगजेब की 4 लड़ाइयाँ लिखी हुई हैं, लेकिन औरंगजेब की उत्तराधिकार में 5 लड़ाइयाँ हुई थी। मैं पांचों बताऊंगा आपको।
तो देखिए दोस्तों, ये 5 लड़ाइयाँ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आप 4 याद रखें, 4 का क्रम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पेपर में यही 4 पूछा था, लेकिन हुई 5 है। सबसे पहले बनारस की लड़ाई, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, ठीक है, फिर खजवा की एक लड़ाई हुई थी और फिर देवराई की लड़ाई हुई थी। आप देखेंगे ये तीनों एक ही साल में हुई है और खजवा और देवराई एक साल में 1659 में हुई है, ठीक है। ये औरंगजेब के उत्तराधिकार की लड़ाई थी। औरंगजेब अपने ही भाइयों से लड़ा था। ये शाह शुजा, दारा सिकोह, मुराद, ये सारे इसी के भाई थे, ठीक है। अब औरंगजेब के ये भाई कैसे, मैं बताता हूँ। औरंगजेब जो था ना, ये टोटल मिला के 14 भाई बहन थे। 14 में से बहुत सारे तो उनका निधन हो गया तो बचपन में ही। ये 4 भाई और 3 बहनें बचे हुए थे, ठीक है। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल जो थी उनकी डेथ हो गई थी। अब आप देखेंगे पुरंदर की संधि जून 1665 में किसके साथ, तो ये राजा जय सिंह ने मराठा शिवाजी के साथ की थी। औरंगजेब के टाइम पे ही ये हुई थी। अब आप देखेंगे औरंगजेब जो है, इसको शाही दरवेश और जिंदा पीर की उपाधि दी जाती है। 1679 में जजिया पुनः लगाया था इस आदमी ने। आप देखते हैं नौरोज, तुलादान, कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। जहां आरा जो है साहिबात उस्मानी, ये औरंगजेब की बहन है। और ये वाली जो बहन है औरंगजेब की, ये इस बहन ने औरंगजेब की इन लड़ाइयों में बहुत हेल्प की थी, ठीक है। और ये जो मेहरुन निसा है, ये औरंगजेब की पुत्री का नाम है, ठीक। अब सरनाल की लड़ाई औरंगजेब ने कब जीती, तो 1572 में। ये सॉरी, अकबर की लड़ाई है, माफ़ कीजिएगा। सरनाल का युद्ध अकबर ने जीता था। जाजो, ये औरंगजेब के निधन के बाद जो भाई बचे थे उनकी लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकार की लड़ाई 1707 में। इसमें मुअज्जम और आजम, इन दोनों ने लड़ाई लड़ी थी। आजम हारा था, मुअज्जम जीता था, और फिर मुअज्जम हारा था और आजम जीता था, और फिर आजम ने बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासनकाल स्टार्ट किया। बीजापुर साम्राज्य जो था ये 1686 में इसका अंत हुआ, और गोलकुंडा का 1687 में। औरंगजेब ने इनको मिला लिया था अपने में। जब आप देखेंगे शिवाजी का निधन हो जाता है, उसके बाद औरंगजेब दक्षिण में अपना विस्तार कर पाया था। उसके पहले शिवाजी के रहते दक्षिण में औरंगजेब का विस्तार नहीं हो पाया। अभी हम मराठों के बारे में अगले पेज पे ज़रूर देखेंगे। अभी ये हमारा मुगल काल का साहित्य कला और वो है साहित्य कला और साथ में क्या रहता है, प्रशासन। अब हम देखते हैं यहाँ से साहित्य कला और प्रशासन। प्रशासन में आप देखेंगे तो मीर बख्शी जो होता था, ये सैन्य जो होता था उसका प्रधान होता था। अब देखिए यहाँ पे मीर बख्शी है, लेकिन सल्तनत काल में दीवाने आरिज होता था, ठीक है। मीर बख्शी ये सरखत जारी करता था। ये एक तरह का खत होता था जो सैनिकों को वेतन प्रमाण पत्र की तरह यूज होता था। अब देखिए इस टाइम के फिर जो प्रशासन है उसमें जो साम्राज्य होता था उसका वो किया गया है, किस तरह से साम्राज्य को बांटा जाता था। तो सूबा होता था, फिर सरकार होता था, और फिर परगना होता था। अब आप वेतनाधिकारी कौन कौन होते थे, मतलब कौन वेतन देने का अधिकारी होता था, तो एक तो होता था दीवाने तन, और दूसरा होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी भी कभी कभी वेतन वाले सरखत जारी करता था। अब अहदी कौन होते थे, तो ये बादशाह जो होता था उसके रक्षक सैनिक होते थे। और दाखिल कौन होते थे, ये मनसबदार के सैनिक होते थे। अहदी सैनिक हमेशा होते थे, और जो दाखिल सैनिक होते थे ये मनसबदार खुद लेके आते थे। मुहत्सिब कौन होता था, तो ये जन आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। माल भू राजस्व को कहा जाता था, मालगुजारी, ठीक है। जात व सवार ये अकबर की दोहरी व्यवस्था थी। तंबाकू भारत में पुर्तगाली लेके आए थे 1605 में। 1617 में जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने ये काम बहुत अच्छा किया, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। फिर आप देखते हैं मदद ए मास, ठीक है, या सरयुगल, ये राजस्व की एक राजस्व मुक्त भूमि होती थी, अनुदान जिसको कहा गया है। तो मदद ए मास जो ज़मीन होती थी, आप देखिए शुरू में ही किसके क्या है, मदद। तो इस ज़मीन पर क्या होता था, राजस्व नहीं लिया जाता था, ये सद्र द्वारा निरीक्षण इसका किया जाता था। फिर आप देखेंगे अकबर ने सीताराम नाम का एक सिक्का भी जारी किया था, ठीक है। फिर आप देखेंगे चांदी का रुपया होता था और तांबे का दाम होता था इसके टाइम पे, और इसका अनुपात क्या होता, तो 1:40। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आपने शेरशाह सूरी के टाइम पे देखा था कि वहाँ पे चांदी और तांबे के सिक्के का अनुपात 1:64 था, लेकिन अकबर के टाइम पे 1:40 है, ठीक है। तो आप ये अनुपात याद रखिएगा।
अब आप देखिए बटाई जो होता था ये लगान का निर्धारण करने की एक प्रथा थी। अब यहाँ पे कुछ विदेशी हैं जो भारत आए हैं, इनका आप क्रम याद रखिएगा। तो ये निकोलो मनुची ये सेना का चिकित्सक था। दीवाने तन ये जागीर और वेतन देने वाला अधिकारी होता था। मुस्तराफी ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। और मुसर्रिफ ये कार्यालय को संभालने वाला अधिकारी होता था। वाकिया नवीस ये प्रमुख घटनाओं का फरमान जारी करने वाला अधिकारी होता था। शाहरुख आप देखेंगे तो ये एक चांदी का सिक्का है जिसको जारी किसने किया था, तो बाबर ने किया था। अब आप देखेंगे अकबर के टाइम पे दक्षिण भारत से लगान वसूलने के लिए हलों की संख्या के आधार पे वसूली की जाती थी। मतलब यदि किसी किसान के पास ज़्यादा हल है तो उससे ज़्यादा लगान वसूला जाएगा, जिसके पास कम है तो उसके पास कम लगान वसूली जाएगी। सिहाब या सहाब जो होता था नहर को कहा जाता था मुगल काल में। तो ये हो गया हम लोगों का प्रशासन। अब देखिए मुगल काल का साहित्य। तो इस काल में कुछ किताबें लिखी गई हैं, उनका जो राइटर्स हैं आपको उनका नाम याद रखना है, जैसे हमने मध्यकाल में भी याद रखा था। तो मदरसा ए बेगम ये एक मदरसा खोला था खैरुल मंजिल में, ये माहम अनगा ने खोला था। अब ये माहम अनगा कौन है, ये अकबर की धाय माँ थी। और आपको मैंने वो बताया था ना कि जो हरम दल का शासन था उसकी जो लीडर थी ये माहम अनगा ही थी, ठीक है। तो ये माहम अनगा ने मदरसा ए बेगम खोला था। आप देखेंगे हितोपदेश, इसको जो फारसी अनुवाद है वो ताजुल माली ने किया, ताजुल माली, ठीक है, ताज अल दिन मुफ्ती। और हितोपदेश को मुहर्रिफ या मुहर्रिफ अल कुबाल के नाम से इसमें इसका वो किया गया था फ़ारसी में अनुवाद, और किया किसने था, तो ताजुल माली ने किया था। अब आप देखेंगे तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की है। आप देखेंगे तारीख़ शेरशाही और तोहफ़ा ए अकबर शाही, ये दोनों किताबें किसने लिखी हैं, तो अब्बास खां सरवानी ने लिखी हैं। आप देखेंगे ताजुल मासिर ये हसन निज़ामी ने लिखी है, ये आपको किताब पहले भी मिली होगी। कानून हुमायूनी ये लिखी है ख्वांदमीर ने। नुक्सा दिलकुशा भीमसेन। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम। शाहजहाँ नामा इनायत खां। इकबाल नामा ए जहांगीरी मुतबिंद खां। पातशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी। राग विबोध सोमनाथ। ये किताब आप देखिए मेरी ही नोट्स में 3 बार आ चुका है, तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट किताब है ये। लेटिन व रस्किन ने बाबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। चहार चमन ये क्या है, चंद्रभान ब्राह्मण का है। चहार चमन ये चंद्रभान ब्राह्मण की रचना है, ठीक है। फुतुहात ए आलमगीरी ये ईश्वर दास नागर की रचना है। खुलासत उस उत तवारीख ये सुजान राय भंडारी की रचना है। अनवर ए सुहेली ये पंचतंत्र का अनुवाद है, अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। दसवंत व बसावन ये चित्रकार थे अकबर के टाइम पे, ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है। अकबर से पूर्व भाटा के राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है, अकबर से पहले ये राजा जो रामचंद्र सिंह है उनके यहाँ तानसेन रहा करता था। लाल कलावंत से हिंदू शिक्षा ली थी किसने, तो अकबर ने। तो हिंदू शिक्षा अकबर ने किससे ली थी, तो लाल कलावंत से। आप ये ना, अब देखिए मैं किताबें पढ़ तो गया लेकिन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बताना भूल गया था। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जाता हूँ यहाँ कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ये राग विबोध रट के रखिएगा, नहीं पूछ देगा आप 90 डिग्री का एंगल ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ पे जो ये ताजुल मासिर से हसन निजामी से ये इतनी किताबें याद तो आपको सारी होनी चाहिए तभी तो कोई बात बनेगी। लेकिन कम से कम ये ताजुल मासिर, कानून हुमायूनी, निक्सा दिलकुशा, आलमगीर नामा, शाहजहाँ नामा, इकबाल नामा जहांगीरी, पातशाह नामा, राग विबोध, चहार चमन ये एक यहाँ पे है चंद्रभान ब्राह्मण की। ये किताबें बहुत बार पूछता है तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए संगीत और चित्रकला के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले चित्रकला जो है ये हुमायूं के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई। मीर सैयद अली और अब्दुस समद ये हुमायूं के चित्रकार थे। अकबर के टाइम में दस्ताने अमीर हमज़ा इसने 1400 चित्रों का एक वो था एल्बम बनाया था, ठीक है, जिसमें 50 चित्रकार शामिल थे। अबुल हसन जहांगीर के सिंहासनारोहण का इसने चित्रण किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन की प्रथा लोकप्रिय हुई। अब आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ख्याल गायन की प्रथा किसके टाइम लोकप्रिय हुई। ये क्वेश्चन अभी पिछले साल शायद आरओ में या तो पीसीएस में, ये पीवाईक्यू है, ये अभी हाल ही का पीवाईक्यू है। अब देखिए तोंडी राग जो है प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। औरंगजेब संगीत विरोधी वीणा वादक था। हरिदास जो है ये ब्रज भाषा के ध्रुपद रचनाकार हैं, ठीक है, अकबर काल के। इनका शिष्य कौन था, तो ये तानसेन इन्हीं का शिष्य था। इनके शिष्यों में और कौन है, तो बैजू बावरा है, गोपाल नायक है, मदन लाल है।
आप देखेंगे तानसेन जो है इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई है अकबर के द्वारा, और मियाँ की उपाधि भी दी गई है। विलास खां जो है ये जहांगीर के संगीतज्ञ थे। अब देखिए खेड़ा का युद्ध जो है ये 1707 में होता है साहू जी और ताराबाई के बीच। खजवा का युद्ध 1659 में, ये वही देखिए मैंने बताया था ना, औरंगजेब के जो उत्तराधिकार युद्ध हुए थे उसमें से एक छूट गया था, तो ये देवराय से पहले ये खजवा ही हुआ था। अब देखिए असीरगढ़ की लड़ाई 1601 में अकबर और मीरन बहादुर के बीच, ये अकबर के आखिरी अभियान था। ये जो इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ छूट गई होंगी वो यहाँ पे कवर कर दूँ। आप देखिए हीरे की खानों का वर्णन जैन बैप्टिस्टस टैवर्नियर ने किया था। और भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए मुगल साम्राज्य के विघटन की बात है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको मुगल साम्राज्य के जो आखिरी राजा थे उनका क्रम, ये जब मिडवल हिस्ट्री ख़त्म होगी मैं वहाँ पे कराऊंगा ज़रूर। अभी ये सिख संप्रदाय है और फिर मराठा संप्रदाय है, मराठा साम्राज्य है। ये जैसे ही ख़त्म होता है सिख मराठा और मुगल साम्राज्य का अंत, उसके बाद मुगल शासन के जो आखिरी राजा थे सारे मैं वो कराऊंगा, क्योंकि वहाँ के क्रम पूछता है कई बार। तो आप देखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट जो है साहेब बेखबर नाम से 1707 से 1712 तक, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुख सियर 1713 से 1717। ठीक है। फर्रुख सियर इसने ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश शासन को 3000 रुपये के बदले बंगाल से चुंगी वसूलने का वो दिया था, फरमान दिया था। इसी को ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा। अहमद शाह 48 से 54, ये शासक वैसे भी लिखे हुए हैं लेकिन आपको मैं एक बार ज़रूर एक साथ करवा दूंगा। आप देखेंगे जय सिंह जो थे, राजा जय सिंह जयपुर वाले, इन्होंने ये वेधशालाएं खुलवाई थी। आप देखिए ये दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में जिज मोहम्मद शाही नाम की एक साड़ी खोली थी। ये आदमी जय सिंह जो मेरे को बहुत सही लगता है। मतलब आप सोचिए आज से 300-400 साल पहले इस आदमी ने साइंस के लिए इतने बड़े काम किए कि साइंस के लिए खगोलीय वेधशालाएं 5 शहरों में खुलवा दी, मैथ्स की किताब लिखी। आप देखेंगे 1829 में जाके सती प्रथा बैन होती है, लेकिन आप ये आदमी जय सिंह ने अपने एरिया में, जयपुर मेवाड़ वाले एरिया में 1730 के टाइम पर सती प्रथा जैसी कुरीतियों को ख़त्म कर दिया था। तो बहुत ही दूरदर्शी राजा था। अगर मुझे मुगल काल या ये जो मध्यकाल है वहाँ से एक राजा पिक करना हो जिसने अपने जीवन में अच्छा काम किया, तो मैं अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक के बजाय जयसिंह को चुनना पसंद करूँगा। आप देखेंगे शाह आलम सेकंड जो है इसी का दूसरा नाम है अली गौहर। ठीक है। 1759 से 1806 तक शासनकाल। नासिरुद्दीन महमूद साम्राज्य जो है इसके टाइम पे साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। अब आप देखेंगे हैदराबाद एक अलग साम्राज्य की स्थापना चिनकिलीज खान ने की 1724 में। अवध के नवाब सआदत खान ने अवध की स्थापना की 1722 में। और जो ये हुसैन अली और अब्दुल्ला थे ये किंग मेकर बन गए थे, सैयद ब्रदर्स थे। ठीक है। किंग मेकर इन्होंने 4 शासक बनाए थे। अगर मैं आपको उनके नाम दिलाऊं तो फर्रुख सियर और उसके बाद रफ़ी। अरे मैं आपको ना सारा क्रम ही एक बार ये मुग़ल साम्राज्य का अंत कर ही देता हूँ, उसके बाद सिख और मराठे पे मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है। तो आप देखिए औरंगजेब जैसे ही औरंगजेब का शासनकाल ख़त्म होता है। मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा। तो औरंगजेब जैसे ही 1707 में औरंगजेब के निधन के बाद जो साम्राज्य है वो किस तरह से बढ़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आता है बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद जहांदार शाह के बाद आप देखेंगे तो, अरे यार क्या हो गया, फर्रुख सियर के बाद रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला। इनके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आता है आपका
अहमद शाह, सॉरी आलमगीर सेकंड, अहमद शाह सेकंड, शाहजहां थर्ड, और शाहजहां थर्ड के बाद आता है आपका शाह आलम सेकंड, फिर आपका आता है शाह आलम सेकंड के बाद अकबर सेकंड, क्या लिख दिया मैंने ये अकबर को, अकबर सेकंड, और फिर आता है आपका बहादुर शाह, बहादुर शाह सेकंड। इसका शासनकाल है 1707 से 1712, ठीक है। फिर उसके बाद इसका शासनकाल है 1712 से 1713, ये 1713 से है आपका 1717, ये 1717 से है 1718, ठीक है। मतलब एक ही साल में है ये, सही बताऊँ तो मैं। और फिर उसके बाद ये भी 1700, ये जनवरी से सॉरी फरवरी से मई तक रहता, फिर उसके बाद ये वहीं पे, फिर उसके बाद 1717 से 18 उसी साल में है ये, मई से आगे अप्रैल तक। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। उसके बाद आलमगीर 1748 से 54 तक। फिर ये 1754 से 58 तक, 1758 से 59 तक, 1759 से 1806 तक, 1806 से 1837 तक, 1837 से 1857 तक। ये देखिए 1857 की लड़ाई में ये आखिरी मुग़ल बादशाह हो गए। अब आप देखेंगे इसको जो है, इसको कहा जाता है शाह ए बेखबर, ये उसकी उपाधि है। इसको कहा जाता है शाह बेखबर, ये आपका हो गया। फिर फर्रुख, सॉरी मैं इसकी उपाधि भूल रहा हूँ, क्या थी, लंपट मूर्ख। और ये है आपका घृणित कायर। और ये घृणित कायर के बाद फिर इसकी उपाधि आपको मिलती है, इसका है रंगीला। लेन पुल ने इसके बारे में कहा था, साहिब खबर के बारे में, कि ये आखिरी मुग़ल शासक था जिसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है, बाकी इन सब के बारे में कुछ लिखने लायक था नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 शासक जो हैं, इनको बनाने में सैयद ब्रदर्स का बहुत बड़ा हाथ था। बाद में रंगीला को भी शासन में सैयद ब्रदर्स ही लेके आए थे, लेकिन रंगीला जानता था कि अगर ये मेरे से पहले के 4 शासकों को हटा सकता है तो ये मुझे भी हटा सकता है, इसलिए रंगीला ने षड्यंत्र करके सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दिया। तो ये था आपका मुग़ल साम्राज्य जो ख़त्म हो गया। अब देखिए सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो सिख साम्राज्य की तरह नहीं, सिख संप्रदाय की स्थापना नानक जी ने की थी, गुरु नानक जी ने। फिर 10 गुरु हुए, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए गुरु अंगद देव इनका लहना उपनाम है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जनक इनको कहा जाता है। गुरु रामदास जी तो जो थे, इनको 500 बीघा ज़मीन अकबर ने दी थी और उसी ज़मीन पर अमृतसर शहर बसाया इन्होंने। गुरु अर्जुन देव जो है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, इसका संकलन किया और इस पे बहुत सारे, सिर्फ सिख धर्म के गुरुओं के नहीं, अन्य धर्म के गुरुओं के भी संकलन मिलते हैं उनकी शिक्षाओं का। हरगोविंद जो थे, इन्होंने सिख संप्रदाय को एक लड़ाकू जाति के रूप में संगठित किया। और उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और अर्जुन देव और तेग बहादुर जी की मुग़लों द्वारा हत्या करवा दी गई थी। अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, तरन तारन व करतारपुर नगर बसाया। मसनद, आय का 10% गुरुओं को देना, ये एक टैक्स लगाया। आदि ग्रंथ जो है, इसमें वैष्णव कवि जयदेव की भी रचनाएं मिलती हैं।
और तेग बहादुर नवीनतम हैं इस में जिनकी रचनाएं मिलती हैं। आप देखेंगे अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था और तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में आनंदपुर साहिब, ठीक है, यहीं पर। फिर आप देखेंगे सिख समुदाय खालसा से संबंधित है। इस पर आप देखेंगे तो ये जो 5 चीज़ें हैं, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण, ये गोविंद सिंह ने जोड़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अब आप देखेंगे गोविंद सिंह जो है, इनकी हत्या अफगानों द्वारा कर दी गई थी, नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी समाधि मिलेगी आपको। बंदा बहादुर जो है लक्ष्मण सेन, इसी का नाम लक्षण देव था, ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह का अनुयायी था। तो यहाँ पर सिख संप्रदाय में सिख धर्म की, लेकिन आगे चल के जैसे ही आप मॉडर्न हिस्ट्री में पहुँचेंगे वहाँ पे आपको सिख साम्राज्य पढ़ने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे आप देखिए मराठा राज्य है और मराठा संघ, ठीक है। शिवाजी का जन्म 1627 में, कई किताबों में इनका जन्म 1630 में माना गया है। शिवाजी के जो गुरु हैं उनका नाम रामदास जी है, ठीक है। शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई, ये सब कहानी है, ठीक है। अब आप देखेंगे शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, 1774 में अपना राज्याभिषेक कराया। इनके राज्याभिषेक में पंडित विश्वेश्वर भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था। इन्हीं का दूसरा नाम गंगा भट्ट कई जगह मिलता है, और ये बनारस के पंडित थे। बनारस से पंडित बुलाया था शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक के लिए। फिर आप देखेंगे 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया और आगरा में जयपुर भवन में रखा था। शिवाजी के साम्राज्य में, या जो उनका वो था दरबार, उसमें अष्टप्रधान रहते थे। उन अष्टप्रधानों के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है। कौन क्या था ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आया। आप अगर PYQ उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने कम से कम 10 बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आप ज़रूर याद रखें। अब देखिए पेशवा जो है ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अमात्य वित्त या राजस्व मंत्री होता था। वाकिया नवीस ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखता था। सचिव या सुरु नवीस जो होता था ये राजकीय पत्र व्यवहार का मंत्री होता था। सुमंत जो होता था ये दबीर या विदेश मंत्री होता था। सेनापति जो होता था ये सरे नौबत इसको कहा जाता था, ये सेना की भर्ती और संगठन और रसद से संबंधित होता था। पंडित राव ये धार्मिक कार्य के लिए, और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिकारी होता था। अब आप देखेंगे अफजल खां को शिवाजी ने पराजित किया था 1659 में। रुपया, लारी और टंका ये चांदी के सिक्के होते थे मराठा साम्राज्य में। रूका जो होता था ये तांबे का सिक्का होता था मराठा साम्राज्य में। अब सरजमी प्रथा जो है ये किसने चालू की थी, तो ये मराठाओं की एक भू राजस्व प्रथा थी। मोडी लिपि जो है ये मराठी लिपि है, ठीक है, मराठों की लिपि होती थी, मोडी लिपि इसको कहा जाता था। अब आप देखेंगे यहाँ से मराठा जो शिवाजी है वो ख़त्म होने के बाद एक पेशवा प्रथा चालू होती है। पेशवा चालू किसने की है, तो बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ जो है ये शिवाजी जो साहू जी जो थे उनके टाइम पर पेशवा बनते हैं, ठीक है। पेशवा पहले मंत्री ही होता था, लेकिन यहाँ से असली पावर पेशवाओं के हाथ में आना चालू हो जाती है। ये जाके कहाँ से ज़्यादा आती है वो और दिखाता हूँ मैं आपको। तो बालाजी विश्वनाथ मंत्री की तरह थे पेशवा, और ये 1713 से 1720 तक ये पेशवाओं का जो क्रम है। यहाँ से भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था PCS में, UP PCS की बात कर रहा हूँ। PYQ में यहाँ से क्वेश्चन एक बार लास्ट ईयर ही आया 2023 में, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल है कि अगर उन पेशवाओं को नहीं पूछेगा तो दूसरे पेशवाओं से क्वेश्चन बना सकता है, तो बनने के चांसेस है। क्योंकि UP PCS का नेचर ऐसा है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रिपीट करता है कभी भी, वो रिपीट करता है रिपीटेड चीज़ों के टॉपिक से। वो सेम टॉपिक से दूसरी चीज़ें पूछेगा, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसी टॉपिक का। सेम क्वेश्चन तो आपको 5 से 10 ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप टॉपिक रिलेटेड पढ़ के गए ना तो आप 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे टैकल कर पाएंगे, जो आपको मिलेगा कि PYQ से आया। अब आप देखिए बालाजी विश्वनाथ के बाद जो उनका पुत्र है बाजीराव प्रथम 1720 से 40, बालाजी बाजीराव ये 1740 से 1761। आप देखेंगे 1761 यहाँ पे पेशवा पद पैतृक बन जाता है। 1750 में 1750 में संगोला की संधि होती है, शक्ति का पेशवा निहित हो जाती है और संवैधानिक क्रांति इसको कहा जाता है। यहाँ से शक्ति जो है वो पेशवाओं पे निहित हो जाती है बालाजी बाजीराव के टाइम से। बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ये ऐसा भयानक युद्ध था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली लड़ा था दूसरे साइड से, ये है अब्दाली आपका, ठीक है। तो पानीपत की लड़ाई इतनी भयानक हुई थी कि हर मराठा परिवार से एक ना एक व्यक्ति का निधन हुआ था, एक ना एक पुरुष गया था इस परिवार का। तो बहुत ही बुरा नुकसान हुआ था मराठों का पानीपत की तीसरी लड़ाई से। पानीपत की तीसरी लड़ाई वो लड़ाई थी जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा, ऐसा कथन है।
कि पानीपत की लड़ाई से ये सिद्ध नहीं हुआ कि भारत पर शासन कौन करेगा, ये सिद्ध हुआ कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। क्योंकि उस समय यदि मराठे कमज़ोर नहीं हुए होते तो ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा एक्सपांशन भारत में कभी कर ही नहीं पाते। अब आप देखेंगे माधवराव फर्स्ट जो है ये 1761 से 1772 तक, माधवराव का छोटा भाई नारायण राव इनके बाद शासक बनता है 1771-72 से 73 तक। इनकी हत्या कौन करता है, तो ये रघुनाथ राव कौन है, ये इनका चाचा था, इसको राघव नाम से लोग बोलते थे, इसने इनकी हत्या कर दी। रघुनाथ राव जब इनकी हत्या कर देता है नारायण राव की, तो फिर इनको निकाला मिल जाता है और इनकी जगह पर शासक कौन बनता है, तो माधव नारायण राव, ये नारायण राव का पुत्र था। ठीक है, ये नाबालिग था और नाना फडणवीस इसके संरक्षक बने और इसको राजा घोषित किया गया। और रघुनाथ राव इसी टाइम पर जाता है और ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, फिर आप देखेंगे बाजीराव सेकंड जो है ये 1796 से 1802 तक, और 1800 नाना साहब जो है ये अंतिम 1851 से 1857 तक खुद को पेशवा घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये पेशवाओं का क्रम था। अब आप अब्दाली को देखें तो ये आलमगीर सेकंड के टाइम पे, इस आलमगीर सेकंड को इसने बादशाह बनाया, इमादुल मुल्क को वज़ीर बनाया और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बनाया। किसने, तो ये क्योंकि इसके विश्वास पात्र थे। अब आप देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। अब ये देखिए कुछ लड़ाई हुई है। चाकन किले पर विजय 1648 में, मुगलों से मतभेद 1657 में, अफजल खां का प्रकरण 1659 में, सूरत आक्रमण लूट 1664 में। ये शिवाजी के अभियानों से संबंधित एक बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, शिवाजी के अन्य अभियानों का भी। अब औरंग देखेंगे तो किसको कहा जाता था, तो गोदाम को कहा जाता था। बेनियान ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था, और मिरासीदार जो होता था ये राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। तो देखिए आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत, वो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ये हमारा इतिहास का तीसरा वीडियो था। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ हैं इस लायक तो आप ज़रूर करिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे जो व्यूवर्स हैं उन व्यूवर्स में 70% प्लस ऐसे लोग हैं जो हमको सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन देखते ज़रूर हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बटन दबाने में कुछ जाता नहीं है, तो ऐसे उंगली दबाइए, जो लाल लाल है वो काला हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए एडू भारत। मैं शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद।